नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसीएन न्यूज पर। मैं हूं शाहीन खान। नजर डालते हैं खबरों पर। रायपुर के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में सीएम विष्णुदेव साय ने 4 दिवसीय राष्ट्रीय किसान मेले की शुरुआत की। सीएम श्री साय ने राष्ट्रीय किसान मेले के शुभारंभ के मौके पर कहा कि यहां पर आयोजित राष्ट्रीय कृषि मेला एवं कृषि प्रदर्शनी छत्तीसगढ़ के विकास में मील का पत्थर साबित होगी। यहाँ किसानों को खेती करने के लिए तकनीक सीखने को मिलेगी। नई तकनीक के साथ ही कई तरह के कृषि यंत्रों की भी यहाँ पर प्रदर्शनी लगाई गई है। इस प्रदर्शनी से यहाँ के किसानों को 4 दिनों तक इन सब चीजों को समझने और जानने का मौका मिलेगा। किसानों के लिए एक अच्छा मौका है। आज हमारा खेती ला आगे बढ़ाना है तो टेक्निक के भी सहयोग लेना पड़ी। आधुनिक कृषि जो टेक्निक है ओला भी हमारा अपनाना पड़ी और ऐसे ऐसे संयंत्र की स्टाल लगी से कृषि के यहाँ कि वो सबला देख के और बहुत सारा सब्सिडी भी है सरकार के तरफ से। अभी हमन बहुत ट्रैक्टर वगैरह भी बांटे हन, उनमें एक एक ट्रैक्टर में 4.5 लाख से 5 लाख तक के सब्सिडी है। एक 25 लाख की योजना है, उनमें 10 लाख के सब्सिडी है, जिसमें ट्रैक्टर के साथ साथ में हार्वेस्टर और कल्टीवेटर ये सब सारा कुछ है। तो इस सब योजना के लाभ भी लेना है। और आज कई तरह के हमन किताब के विमोचन भी करे हन अलग अलग फसल के। इस सबला भी मैं चाहूं कि किसान यहाँ से हासिल करें और ओकर अध्ययन करें। निश्चित रूप से खेतीबाड़ी में आगे बढ़े में ये सब सहयोगी हुई। साल इंद्रदेव के बड़ा कृपा हुई से फसल बड़ा बम है पूरे प्रदेश में। और मोला पूरा विश्वास है कि इस साल धान खरीदी के जो 145 लाख मेट्रिक टन के जो पिछला रिकॉर्ड है वो भी इस साल टूटने वाला है। तो ये सब अच्छी बात है। कुल मिला के हमारे सरकार किसान हितैषी सरकार है। किसान मन के हित में जो भी आवश्यक कदम है वो सरकार करही। कोरबा जिले के टीपी नगर स्थित राजीव गांधी ऑडिटोरियम में आयोजित प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत आवास मेला समारोह में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री एवं जिले के प्रभारी मंत्री अरुण साव ने कहा कि हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के समग्र विकास की परिकल्पना को केंद्र व राज्य सरकार मिलकर साकार कर रही है। हमारा संकल्प था कि छत्तीसगढ़ राज्य को हमने बनाया है, हम ही संवारेंगे और आज ये संकल्प तेजी के साथ पूरा हो रहा है। प्रदेश में विकास के हर मोर्चे पर व्यापक स्तर पर कार्य हो रहे हैं। उप मुख्यमंत्री साव ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत देश में 4 करोड़ गरीब परिवारों को पक्के मकान मिल चुके हैं, वहीं 3 करोड़ परिवारों को पक्के मकान दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोरबा जिले में 60,000 पक्के आवास बनाए जा चुके हैं तथा वर्तमान में 27,000 हितग्राहियों के खाते में आवास की पहली किस्त के रूप में राशि डाली जा चुकी है। मोदी की सभी गारंटी तेजी के साथ पूरी की जा रही है। आज कोरबा नगर निगम सहित विभिन्न निकायों के 16 करोड़ रुपए से अधिक के कामों का भूमि पूजन और लोकार्पण हुआ है। हमारी सरकार बनने के बाद नगरीय निकायों को विकास के लिए हम लगातार राशि स्वीकृत कर रहे हैं। नगरों के विकास के लिए हमारी सरकार पूरी प्रतिबद्धता से काम कर रही है। आज आवास मेले का भी आयोजन कोरबा जिले का हुआ है। कोरबा जिले में अब तक 60,000 प्रधानमंत्री आवास बन चुके हैं। अभी 31,000 से अधिक प्रधानमंत्री आवास की और स्वीकृति मिली है। 27,000 से अधिक हितग्राहियों के खाते में पहले किस्त की राशि जारी हो चुकी है। संरक्षित जनजातियों को भी जनमन योजना से प्रधानमंत्री आवास लगातार मिल रहा है, बन रहा है। आज हमने गृह प्रवेश भी कराया है चाबी देकर, वनाधिकार पट्टे भी बांटे हैं और आवास मित्रों की नियुक्ति भी की है ताकि ये जो प्रधानमंत्री आवास बनने के काम में गति आए। तो निश्चित रूप से आज का दिन ऐतिहासिक है। डबल इंजन की सरकार नरेंद्र मोदी जी और विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व वाली सरकारों ने लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने का काम प्रारंभ कर दिया है। डबल इंजन की सरकार तेज गति से काम कर रही है। मोदी की एक एक गारंटी पूरा करने का काम हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ किसान नेता व प्रदेश प्रवक्ता संदीप शर्मा ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के एक्स पोस्ट पर चुनौती देते हुए कहा कि कांग्रेस की पिछली भूपेश सरकार ने लगातार गन्ने की प्रोत्साहन राशि हर साल घटाई। बघेल पहले उस पर
जवाब दें। श्री शर्मा ने पूर्व मुख्यमंत्री बघेल पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि हर स्तर पर प्रदेश के किसानों के साथ छल कपट और धोखाधड़ी का कलंक लिए फिर रहे बघेल को अब किसानों के नाम पर घड़ियाली आंसू बहाने और प्रदेश के किसानों को दिग्भ्रमित करने में शर्म महसूस करनी चाहिए। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता शर्मा ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अब गन्ने की प्रोत्साहन राशि के विषय में किसी भी प्रकार का सवाल जवाब करने का अपना अधिकार खो चुके हैं। भूपेश बघेल जी गन्ने के प्रोत्साहन राशि के विषय में किसी भी प्रकार का सवाल जवाब करने का अपना अधिकार खो चुके हैं। उन्हें तो यह बताना चाहिए कि गन्ने का प्रोत्साहन राशि उन्होंने सन 2020-21 में 93 रुपए से घटाकर 84 रुपये क्यों किया, 21-22 में 84 रुपये से घटाकर 79 रुपये क्यों किया और 22-23 में 79 रुपये से घटाकर के 72 रुपये क्यों किया। श्री बघेल जी को यह भी बताना चाहिए कि उन्होंने वादा किया था कि धान का कीमत हम 25 रुपये देंगे, लेकिन सन 19-20 में उन्होंने धान की कीमत मात्र 2435 रुपये दिया और 20-21 में उन्होंने धान का कीमत मात्र 2468 रुपये दिया। इस प्रकार किसानों से जो रुपया लूट करके उन्होंने इकट्ठा किया, यह रुपया भी उन्होंने कहां किया, यह भी उन्हें बताना चाहिए। किसानों के साथ विश्वासघाती को किसी भी प्रकार का सवाल जवाब करने का कोई अधिकार नहीं है। उनके इन कृत्यों का जवाब छत्तीसगढ़ की जनता ने इस पिछले चुनाव में दे दिया है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान भिलाई अपना तीसरा और चौथा दीक्षांत समारोह 26 अक्टूबर शनिवार को अपने परिसर के नालंदा हॉल में आयोजित करेगा। इस मौके पर भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होगी और दीक्षांत समारोह में उपस्थित लोगों को संबोधित करेगी। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमेन डेका और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। ये माननीय राष्ट्रपति की संस्थान के साथ साथ भिलाई की पहली यात्रा होगी। इस तरह यह यात्रा केवल संस्थान नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ राज्य के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। ये एक बहुत बड़ी बात है हम लोगों के लिए। ये हमेशा हमेशा के लिए याद रखने का इतिहास बन जाने वाली बात है। ये गौरवपूर्ण बात है कि स्वयं महामहिम आदरणीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी माननीय राष्ट्रपति भारत जो कि आ रही हैं। ये प्रथम बार ऐसा हो रहा है जो कि यहाँ पर वो आ रहे हैं और उनके साथ हमारे राज्य के विशिष्ट अतिथि लोग भी रहेंगे, जिसमें जैसा मैंने कहा राज्यपाल महोदय और मुख्यमंत्री जी और उनके साथ के और भी बहुत से टीम के लोग रहेंगे। आप सभी की गरिमामय उपस्थिति में आईआईटी भिलाई के 30वें और चौथे दीक्षांत में छात्र छात्राओं का दीक्षा प्राप्त करना अपने आप में ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी। मीडिया कवरेज के लिए एक नेशनल चैनल और हमारा आईआईटी भिलाई का अपना डायरेक्ट ब्रॉडकास्टिंग होगी जो कि हम लाइव टेलीकास्ट करेंगे हॉल के अंदर से। स्टिल फोटोग्राफी भी की जाएगी जो कि हम कोशिश कर रहे हैं कि कार्यक्रम के दौरान भी आप लोगों ने एक ग्रुप बनाया है उस ग्रुप पर डाल दिया जाए। और प्रोग्राम में हम शामिल रहेंगे मीडिया का 12:30 बजे के बाद का जो प्रोग्राम रखा गया है वो एक विस्तृत प्रोग्राम है जिसमें कि सारे लोगों को डिग्री देना और भी जैसा कि आप लोगों ने अभी बात कही कि छात्र छात्राओं से उनका इंटरव्यू लेना, किस तरह की उपलब्धियां, किस तरह के कार्य उन्होंने किए हैं, यहाँ से अब वो अपने अपने कार्य करके पूरे देश में ही नहीं विदेशों में भी वो गए हुए हैं, क्या कर रहे हैं, ये सारी जानकारियाँ उनका इंटरव्यू के रूप में आप लोग ले सकते हैं। सर किस तरह की खास तैयारी रहेगा, किस तरह की तैयारियाँ हैं, कैसा होगा ये प्रोग्राम? 26 अक्टूबर को आईआईटी भिलाई का तीसरा और चौथा कन्वोकेशन दीक्षांत समारोह रखा गया है। माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, यहाँ के छत्तीसगढ़ के राज्यपाल और मुख्यमंत्री जी क्रमशः चीफ गेस्ट और विशिष्ट अतिथि के रूप में इस कन्वोकेशन में की गरिमा को बढ़ा रहे हैं। नालंदा हॉल आईआईटी भिलाई में ये कार्यक्रम रखा गया है जिसमें कुल 396 डिग्रियां दी जाएंगी। वर्ष 2023 और वर्ष 2024 के छात्र छात्राओं को 8 पदक मेडल
स्वयं माननीय राष्ट्रपति जी देंगी, जिसमें इंस्टीट्यूट मेडल और डायरेक्टर मेडल शामिल होगा। इसके अलावा जो भी डिग्रियां हैं मास्टर्स, बीटेक और पीएचडी की, वो प्रदान की जाएंगी मुख्य कार्यक्रम के बाद। सर IIT नई में किस तरह रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए सीएन न्यूज के साथ। रवि साड़ी एम्पोरियम, जी हाँ, जयपुर की रवि साड़ी एम्पोरियम की साड़ियों की विशाल रेंज और अनेकों वैरायटियां अब दुर्ग शहर में भी उपलब्ध। जयपुर की साड़ियों में शिफॉन, ऑर्गेन्जा, सिल्क, कोटा कॉटन, चंदेरी और जॉर्जेट। मनपसंद कलर व बेहद किफायती दरों पर रवि साड़ी एम्पोरियम की जयपुरी साड़ियों की विशाल श्रृंखला के छत्तीसगढ़ के अधिकृत थोक विक्रेता बर्मेचा टेक्सटाइल में महिलाओं की मनपसंद जयपुरी साड़ियां उपलब्ध है। बता दें, केवल व्यापारी व दुकानदार बंधु ही संपर्क करें। हमारा पता अधिकृत थोक विक्रेता बर्मेचा टेक्सटाइल, दिगंबर जैन मंदिर रोड, गांधी चौक, दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 90।
पनेसर कंबाइन हार्वेस्टर, टेक्नोलॉजी में है दम, खुशहाली रहे हर कदम। पनेसर एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड भारत की हाईटेक कृषि इम्प्लीमेंट्स बनाने वाली एक अग्रणी कंपनी है। पनेसर एग्रोटेक को विकसित कंपनियों में शुमार करने वाले मुख्य बिंदु है: लीडर इन एग्रो सेक्टर, वर्ल्ड क्लास मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, बारीकी से जांची परखी और क्वालिटी पैरामीटर पर खरी हर मशीन, पूरी तरह ट्रेन्ड मैन पावर, अल्ट्रा मॉडर्न टेक्नोलॉजी से तैयार 24 घंटे उपलब्ध ग्राहक सेवा, कंबाइन हार्वेस्टर एवं कृषि इम्प्लीमेंट्स में पूरी रेंज। पंजाब राज्य को एक तरफ भारत का अन्न भंडारण पूरा करने में अग्रणी माना जाता है, तो दूसरी ओर कृषि टेक्नोलॉजी में भी पंजाब नंबर 1 पोजीशन पर रहा है। कंबाइन हार्वेस्टर और कृषि यंत्रों की श्रेणी में पनेसर एग्रोटेक का नाम हर उन्नत किसान बड़ी शान से लेता है। इसका कारण है कि पनेसर कृषि टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हमेशा एक कदम आगे रहता है, क्योंकि इसके पास है स्पेशल रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। हमारे अनुसंधान एवं विकास विभाग में हमारे पास विशेषज्ञों और इंजीनियरों की शीर्ष टीम है, जिन्होंने विभिन्न कृषि उपकरणों में अग्रणी काम किया है। वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, मशीनरी प्लांट पूरी तरह से उच्च तकनीक मशीनरी और ऑटोमेटेड प्रणाली से सुसज्जित है। हमारे पास इन हाउस CNC मशीनें, VMC मशीनें, शॉर्ट ब्लास्टिंग सेक्शन, विशेष प्रकार के उपकरणों के साथ असेंबली लाइन और न्यूनतम समय में उच्च उत्पादकता वाली क्षमता है। हमारे पास लेजर प्लाज्मा कटिंग मशीन, हाइड्रोलिक प्रेस और शेयरिंग बेंडिंग मशीनें भी शामिल है, जो मानवीय गलतियों की संभावना को कम करती है और उत्पादन और गुणवत्ता के लेवल को बढ़ाती है। हमारे पास इन हाउस पाउडर कोटिंग सुविधा भी है, जो उत्पाद की गुणवत्ता को बढ़ाती है और एक टिकाऊ मजबूत फिनिश छोड़ती है। हमारी पाउडर कोटिंग लचीलेपन के साथ साथ इंसुलेशन गुण प्रदान करते हुए धूल, नमी और गर्मी से बेहतर सुरक्षा प्रदान करना सुनिश्चित करती है। आइए अब पनेसर कंबाइन की विशेषताओं के बारे में जानते हैं। पनेसर कंबाइन में किसान भाइयों को 8 फीट से लेकर 14 फीट तक हर साइज में कटर बार उपलब्ध है। पनेसर कंबाइन में इंजन की पावर में आप 74 HP से लेकर 133 HP तक कोई भी ऑप्शन ले सकते हैं। पनेसर कृषि यंत्रों के उपयोग से खेतों में आपको प्रति एकड़ अधिक पैदावार मिलेगी। पनेसर कंबाइन की ग्राउंड क्लियरेंस अधिक होने के कारण ये बहुत आसानी से गिरी हुई फसलों की कटाई कर सकती है, जिससे किसान भाइयों को अत्यधिक लाभ मिलेगा। मशीन द्वारा फसल की कटाई के साथ साथ सफाई के लिए आधुनिक तकनीक प्रयोग में लाई गई है, जिससे दानों की सफाई भी आपको बाकी कंपनियों से बेहतर मिलेगी। मशीन में ग्रेन ब्रेकेज ना के बराबर होती है, जिससे दानों का नुकसान बिल्कुल भी नहीं होता। अतिरिक्त वियर एंड टियर से किसान भाइयों को बचाए रखने के लिए पनेसर कंबाइन में ज्यादा घिसाई वाले पार्ट्स उच्च क्वालिटी स्टेनलेस स्टील से निर्मित किए गए हैं। मशीन में उच्च स्तरीय कंप्यूटराइज्ड बैलेंसिंग पार्ट्स यूज किए जाते हैं, जिससे मशीन स्मूथली काम करती है। रात के समय में कंबाइन को आसानी से चलाया जा सके, इसके लिए कटर बार में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। पनेसर कंबाइन के स्पेयर्स देश भर में मार्केट में सब जगह आसानी से उपलब्ध है। इसकी ग्राउंड क्लियरेंस बहुत बढ़िया है, जिससे ऊंचे नीचे खेतों में भी आसानी से बढ़िया काम किया जा सकता है। पनेसर एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड की सभी मशीनें भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हैं। पनेसर एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड किसान भाइयों के लिए हाई क्वालिटी वाले कृषि इम्प्लीमेंट्स एवं कंबाइन हार्वेस्टर उपलब्ध करवाने के लिए हमेशा वचनबद्ध है। धन्यवाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सामाजिक संगठन सर्वधर्म सेवा संस्था द्वारा सेंट्रल जेल दुर्ग में बुधवार को नशा मुक्ति संकल्प शिविर आयोजित कर जेल के समस्त कैदियों को नशा न करने तथा जेल से छूटने के बाद नशा मुक्ति अभियान में शामिल होने हेतु संकल्प कराया गया। इस मौके पर संस्था के संरक्षक वीरेंद्र सतपति, अध्यक्ष प्रतीक भोई, महासचिव राकेश रत्नाकर, सचिव सीमांश, मनोरोग चिकित्सालय के डायरेक्टर KMS खान, मनोरोग चिकित्सक डॉक्टर लोकेश चंद्राकर आदि ने कैदियों एवं बंदियों को संबोधित किया तथा प्रदेश में रिकॉर्ड तोड़ बिक रहे शराब व दिन ब दिन बढ़ते नशे के विज्ञापन पर चिंता जताते हुए कहा कि आज देश के युवा नशे और नशीली दवाइयों से प्रभावित होते जा रहे हैं।
इस बढ़ते सैलाब को रोकना होगा। नशे से होने वाले नुकसान के बारे में कैदियों को अवगत कराते हुए उन्होंने आगे कहा, हर नशा गलत है, लेकिन ड्रग्स का नशा शरीर और मन के लिए हर तरह से बहुत ही हानिकारक है। मन नकारात्मक विचारों से भर जाता है। जीवन में क्या सही है और क्या गलत कोई महत्व नहीं रह जाता है। और साथ ही कहा कि इस तरह के नशे से शरीर तो खराब होता ही, इसके साथ ही पूरा परिवार तबाह हो जाता है। इस मौके पर संस्था के लोग बड़ी संख्या में शामिल रहे। नमस्कार, मैं डॉक्टर लोकेश कुमार रंजन, मैं सीमांत से हूँ, मेंटल हॉस्पिटल है। चूँकि आज हम लोग यहाँ पे सेंट्रल जेल में सर्व धर्म संस्था से हम लोग यहाँ पे आए और यहाँ पे मरीजों से मिलने के बाद उनके साथ बातचीत करने के बाद एक प्रोग्राम कंडक्ट किए और हम उन्होंने नशा से संबंधित बहुत सारे बातें बताए कि कोई इंसान कैसे नशा से ग्रसित होता है, उसके कारण क्या होते हैं और उससे कैसे हम निपटारा पा सकते हैं। ये सारे चीज़ें हम लोग विचार विमर्श किए और उनको ये भी हम लोगों ने बताया कि आप इस नशे से कैसे दूर हो सकते हो और यहाँ से बाहर जाने के बाद आपको अगर किसी प्रकार का कुछ होता है तो वो हमारे इस संस्था से, हमारे दोनों संस्था से आप मिल के वो अपना एक उपचार का सहयोग प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। नमस्कार, मैं वीरेंद्र सतपथी, पूर्व CSP भिलाई। मैं सर्वधर्म सेवा संस्था का संरक्षक हूँ। आज मुझे बड़ी खुशी हुई कि प्रशासन से अनुमति लेकर के हमारी टीम व सीमांत हॉस्पिटल देवादा के डॉक्टर उनके सहायकों के साथ हम सेंट्रल जेल दुर्ग में आए और यहाँ जो सहायता कैदी हैं, 200-250 कैदियों के बीच में सभागार में बैठ के हम एक परिचर्चा किए नशा मुक्ति के ऊपर। और जितने कैदी थे वो भी इस चीज़ को स्वीकारे कि नशे के कारण ही सब अपराध होता है। तो हम सबसे रिक्वेस्ट किए, काम, क्रोध, मद, लोभ, ये 4 तत्व जो हैं इनसे आप दूर रहें। और ये 4 तत्व हमें कोई स्कूल, कॉलेज या परिवार नहीं सिखाता, हमारी संगत सिखाती है। तो संगति अच्छे रखिए, अच्छा काम करिए। आप यदि अच्छे रहेंगे तो आपका परिवार ठीक रहेगा, आप अगर गलत रहेंगे तो आपका परिवार बिगड़ेगा। तो अब नशे से मुक्त रहें, यही हम सबको आज संदेश दिए और बड़ा अच्छा पॉजिटिव रहा हमारा आज का कार्यक्रम। और कैदी लोग जो सुने वो भी बड़े रुचि लेकर सुने और हमें उम्मीद है कि शायद हमारा परिचर्चा उनको पसंद आया और वो अपने जीवन में कुछ सुधार लाएंगे। धन्यवाद। मैं KMS खान, रिटायर्ड DSP। अभी आज सेंट्रल जेल यहाँ दुर्ग में हम लोग सर्वधर्म संस्था की तरफ से नशा मुक्ति के ऊपर में एक यहाँ पे कार्यक्रम आयोजित किया गया था। उस कार्यक्रम में हम अपनी पूरी टीम और सर्वधर्म संस्था के पूरे कार्यकर्ता और अधिकारी और जो भी है उसमें पदाधिकारी लोग सब आए थे और यहाँ पर अपने अपराधी जो भी हैं, यहाँ पे अपराधी लोग या जो यहाँ पे रहे हैं उन लोगों को हम लोगों के द्वारा बताया गया और संस्था के द्वारा बताया गया कि नशे से किस प्रकार से मुक्ति पाया जाए, नशा ना किया जाए जो कि समाज के हित में नहीं है। और मानसिक जो बीमारियां होती हैं इसी नशे के कारण होती है और नशे से ही सब ये मानसिक बीमारियां और उसके अलावा और भी दूसरी बीमारियां होती हैं। तो आज हम लोगों का यहाँ कार्यक्रम हुआ है नशा मुक्ति के संबंध में और जो कि सर्वधर्म संस्था के द्वारा किया गया है, इसके लिए मैं धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम प्रतीक भोई है, मैं संस्था का अध्यक्ष हूँ। आज हमने एक कार्यक्रम केंद्रीय जेल दुर्ग में नशा मुक्ति से संबंधित किया। ये हम भली भांति जानते हैं कि नशा जो है वो धीरे धीरे हमारे युवाओं को खत्म करता जा रहा है और हमारा देश, जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि युवाओं का देश है और इस युवाओं के देश में नशे का इतने तेज़ी से बढ़ना वाकई हमारे लिए चिंताजनक है। यदि इसे समाप्त करना है तो हम सबको मिलकर इस प्रयास में साथ आना पड़ेगा। साथ ही मैं शासन से भी निवेदन करूंगा कि ये बड़े दुर्भाग्य का है कि आज नशे की बिक्री में हमारा प्रदेश अव्वल है। यदि संपूर्ण इसे समाप्त करना है तो प्रशासन को भी साथ में आना पड़ेगा और इस विषय पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा। इसी के साथ नमस्कार, धन्यवाद। ACN न्यूज़ के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट।
न्यायधानी बिलासपुर के देवकी नंदन चौक पर तैनात ट्रैफिक जवान सुशील पांडे द्वारा ड्यूटी के दौरान लोगों से चालान के नाम पर अवैध वसूली की करतूत कैमरे में कैद हो गई थी। वीडियो वायरल होने के बाद एएसपी ट्रैफिक नीरज चंद्राकर ने बताया कि अवैध वसूली के आरोप में ट्रैफिक जवान सुशील पांडे को ड्यूटी से हटा दिया गया है। मामले की जांच के बाद उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि न्यायधानी बिलासपुर में देवकीनंदन चौक पर तैनात ट्रैफिक जवान द्वारा ड्यूटी के दौरान लोगों से चालान के नाम पर अवैध वसूली का वीडियो वायरल हुआ था। देवकीनंदन चौक पर तैनात ट्रैफिक जवान सुशील पांडे नियमों की अनदेखी करने वाले वाहन चालकों को चालान का डर दिखाकर जबरन अवैध वसूली के लिए एक अनोखा तरीका अपनाया था। नियम की अनदेखी करते पकड़े जाने पर लोगों से वह नकद रकम ले लेता था और नकदी न मिलने पर चौक के आसपास के दुकानदारों के यूपीआई के जरिए उनसे ऑनलाइन पेमेंट कराता था। फिर घर लौटते समय दुकानदार से नकद रकम ले लेता था। आपके चैनल के माध्यम से एक वीडियो दिखाया गया जिसमें एक यूपीआई के माध्यम से पैसा एक ट्रांजैक्शन जैसा दिख रहा है उस वीडियो में। उसमें हमारा एक जो ट्रैफिक का सिपाही भी वहाँ पर खड़ा हुआ दिख रहा है। तो उस वीडियो की अभी सत्यता की हम जांच करेंगे और जब तक पूरी जांच हो जाती है तब तक उसको ऑफिस में बिठाया गया है। ऑफिस में वो अपनी ऑफिस की कार्रवाई देखेंगे, उसको फील्ड में नहीं रखा जाएगा और जैसे ही अगर जांच में दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ में दंडात्मक कार्रवाई भी की जाएगी। सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले से शर्मनाक मामला सामने आया है, जहां एक महिला ने भाजपा जिला अध्यक्ष सुभाष जलान सहित 3 अन्य लोगों पर सामूहिक दुष्कर्म का आरोप लगाया है। महिला का कहना है कि थाने में मामला दर्ज करवाने के बाद भी अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। पीड़िता का पति सरसीवा धान खरीदी केंद्र में डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद पर कार्यरत था। उसे किसी कारणवश पद से हटा दिया गया। इसके बाद उसकी पत्नी मदद के लिए भाजपा जिला अध्यक्ष सुभाष जलान के पास पहुंची। पीड़िता ने बताया कि भाजपा जिला अध्यक्ष सुभाष जलान सहित 3 लोगों ने सरसीवा धान खरीदी केंद्र में डाटा एंट्री ऑपरेटर पद पर नौकरी लगाने का झांसा दिया और उसका सामूहिक दुष्कर्म किया। घटना के बाद पीड़िता न्याय के लिए लगातार पुलिस अधीक्षक सहित जिला कलेक्ट्रेट के चक्कर काट रही है। अब वह तंग आकर महिलाओं के साथ जिला कलेक्ट्रेट सहित पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची। वहां पर उसने न्याय की गुहार लगाई है। इसके बाद भी दुष्कर्मियों पर कार्रवाई नहीं होने पर पीड़िता ने जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय परिसर में आत्मदाह करने की चेतावनी दी है। मोर संग गलत हो है जेकारो मोल 4-5 गो घुमाते, कोई सुनवाई नहीं, कुछ भी नहीं होते। वहाँ जाते तो यहाँ भेजते, यहाँ जाते तो वहाँ भेजते। मोर इंसाफ चाहिए, मोर संग बहुत गलत है, कुछ भी सुनने में कुछ नहीं मिलते। आपके साथ दुष्कर्म के बाद सामने आया तो कौन करिस, कहाँ करिस, कैसे करिस बताओ। माखनलाल प्रधान, प्रतीक प्रधान, मोतीलाल केवट प्रधान, सुभाष जलान घर में धमकी देते कि तोल मरवा देबो। मोर घर वाला कहा कि तोल मरवा देबो। सबके सुभाष है उमेश और मोर बुआ भी जो रात भाई पुलिस वाली विभाग में वो मोर खिलाफ हो गए है। वो बोले थे कि मन के ओकर पतिल ते फंसा तू मन फंसा वैसे बोल के मतलब धमकी उमकी दवा थे। गुंडा उंडा भेजा घर में मन के मारपीट करवाए बारी बारी से एक ही दिन एक ही जगह एसपी ऑफिस और थाना। कुछ हुआ था कार्रवाई? कुछ नहीं हुआ अभी तक। मेरे को फायदा कभी कुछ भी नहीं मिला तो मेरे को हिसाब से फिर यहाँ से मैं नहीं जाऊँगी। यहाँ से मेरा डेट बोर्ड ही जाएगा। क्या लगा था मतलब न्याय मिला था? कुछ नहीं मिला था मतलब। सर मैं तो डाटा एंट्री के पद पे समिति में कार्यरत था, फिर मुझे फर्जी तरीक़ा से निकाला गया। उसके बाद मेरे पत्नी को आपको पति का नौकरी लगा देंगे करके उसके साथ दुष्कर्म किया और ऐसा दुष्कर्म किया है जिसको मेडिकल चेकअप होने के बाद अब पता चलेगा कि एक मान के चलिए उसका बच्चेदानी भी निकल गया। उसके एवज पे पूरा बच्चेदानी खराब हो गया। 22 साल 23 साल की लड़की का बच्चेदानी कैसे निकल सकता है? और हम इतना आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं कि हमें तो इलाज के लिए भी पैसे नहीं मिल रहा है और हम न्याय मांगने कलेक्टर के पास आ रहे हैं तो हमें प्रलोभन दिया गया कि आप बड़े नेता हो, बड़े नेता लोगों से आप लड़ नहीं सकते, सिस्टम है, सिस्टम का सुनना पड़ेगा, आपको नौकरी लगा देंगे। कलेक्टर सर के आश्वासन दिया गया मुझे। फिर आवेदन उन्हीं ने लगाने के लिए बोला। उपपंजीयक के पास अपील किया तो वहाँ से खारिज कर दिया गया कि यहाँ नहीं हो सकता आपका सुनवाई। फिर कलेक्टर सर के पास आया, मैं फिर आवेदन दिया, हमें न्याय चाहिए। तो कलेक्टर सर फिर बोले आवेदन दे दो। आवेदन देने के बाद अंततः मैंने इच्छा मृत्यु की भी मांग किया गया मेरे द्वारा।
जिसके एवज में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं किया गया। न इन दोषी, ये चारों जो दोषी, इनके ऊपर न कार्रवाई कर रहे हैं। बस कलेक्टर सर एक को बचाने के लिए पूरे मामले को दबा कर रखे हैं और एसपी सर भी इसको दबा कर रख रहे हैं। आप एक बड़ा आरोप लगा रहे हैं जिला अध्यक्ष भाजपा के। और सर मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, जो सत्य घटना है मैं उसको बता रहा हूं। हमारा इज्जत ऐसे फालतू नहीं आया है सर। हम एक छोटे से गरीब संपर्क में आई आपकी जो पत्नी, वो कैसे संपर्क में आ गई इनके संपर्क में? इनके भाई ने इनको बताया कि आपके पति को फर्जी तरीके से निकाला जा रहा है, दस्तखत किए हैं जिसमें उसको मिटाकर दूसरे कार्रवाई किया जा रहा है। तो फिर ये उनसे संपर्क कर खुद आई, क्यों कर रहे हो मेरे पति के साथ? तो इनको बोला गया कि आप हमारे साथ कुछ कीजिए। तो इसने मना किया, तो इसके साथ जबरन उन्होंने नौकरी लगा देंगे करके इसके साथ दुष्कर्म किया। मोतीलाल प्रधान, माखन सिंह कंवर, प्रतीक प्रधान और सुभाष जलान जो भाजपा का जिला अध्यक्ष है, और इन्हीं के कहने पे ना तो हमारा एफआईआर लिखा जा रहा है और ना ही हमें कहीं से न्याय मिल रहा है। अगर न्याय नहीं मिलेगी तो हमें यही कलेक्टर के सामने हम आत्मदाह करेंगे। वक्त है एक और छोटी सी ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जुनवानी, जी हाँ, सत्र 2024-25 के लिए प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ है। डिप्लोमा इन फार्मेसी एवं बैचलर ऑफ फार्मेसी के लिए प्रवेश प्रारंभ है। बिना PPHD दिए सीधा प्रवेश। इतना ही नहीं, 10वीं और 12वीं में गणित और विज्ञान के छात्रों के लिए सुनहरा अवसर है। सीमित समय, सीमित सीटें। अगर है सपनों को पूरा करना तो भरना होगा ऊंची उड़ान। जल्दी करें, प्रवेश प्रारंभ है। प्रेजेंटली शंकराचार्य ग्रुप के अंदर 4 फार्मेसी कॉलेजेस हैं। इन चारों फार्मेसी कॉलेजेस में डिप्लोमा इन फार्मेसी एंड बैचलर ऑफ फार्मेसी की कोर्सेज रन होती हैं। साथ में मास्टर्स इन फार्मेसी एंड PhD की कोर्सेज भी हम ऑफर करते हैं। शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के अंदर ये चारों कॉलेज एफिलिएटेड हैं एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने चारों कॉलेजेस को अनुमोदन दिया है। जैसे कि आप जानते हैं, शंकराचार्य ग्रुप is famous for its infrastructure, its faculty, its students group, and in every aspect we are on top as from 2008. So in this year also, अगर आप चाहते हैं कि आप 12th के बाद साइंस में आपके भविष्य बनाना चाहते हैं,
तो शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में एक बार जरूर आए। फार्मेसी कोर्स में अभी डायरेक्ट एडमिशन 12th की परसेंट बेसिस पे दिया जा रहा है, तो जल्द से जल्द संपर्क करें। तो एडमिशन हेतु जल्दी करें श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जुनवानी भिलाई छत्तीसगढ़। संपर्क करें 9977258200। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। यूं तो हम सब वीरांगनाओं में ज्यादातर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को ही जानते हैं, लेकिन लक्ष्मीबाई के पहले भी कई वीरांगनाएं आजादी की लड़ाई में अमर हो चुकी हैं, जो इतिहास के पन्नों पर आज भी विलुप्त सी है। उन्हीं वीरांगनाओं में से एक वीरांगना कर्नाटक राज्य के बेलगावी जिले के छोटे से गांव काकती के गर्भ से 23 अक्टूबर 1778 को जन्म ली। अपने यौद्धिक कौशल में निपुण होने का लाभ राज्य को प्रदान कर मातृभूमि के लिए शहीद होकर अपना नाम इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज करा लिया। ऐसी वीरांगना को याद कर देश के उत्तरोत्तर विकास की कामना करते हुए गिरसपुर कोरिया जिले के कृषक श्यामलाल कुर्रे ने जीविकोपार्जन हेतु अपने पुत्र विपिन कुर्रे को खेती कार्य में उत्कृष्ट बहुफसलीय सेल्फ प्रपोल्ड मिनी कंबाइन हार्वेस्टिंग मशीन, जो कि बरनाला के कुशल औद्योगिकी सरदार जगजीत सिंह की सफल रचना है। यूं तो हम सब वीरांगनाओं में ज्यादातर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को ही जानते हैं,
लेकिन लक्ष्मीबाई के पहले भी कई वीरांगनाएं आज़ादी की लड़ाई में लड़कर अमर हो चुकी है, लेकिन इतिहास के पन्नों पर आज भी उन्हें कोई नहीं जानता और वे विलुप्त सी है। उन्हीं वीरांगनाओं में से एक नाम वीरांगना कर्नाटक राज्य के बेलगावी जिले के छोटे से गांव में जन्म लेने वाली वीरांगना रानी चेन्नम्मा है। बेलगावी जिले के छोटे से गांव काकती के गर्भ से 23 अक्टूबर 1778 को वीरांगना चेन्नम्मा ने जन्म लिया। अपने बौद्धिक कौशल में निपुण होने का लाभ राज्य को प्रदान कर मातृभूमि के लिए शहीद होकर अपना नाम इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में लिखा लिया। ऐसी वीरांगना को याद कर देश की उत्तरोत्तर वृद्धि की कामना करते हुए गिरजपुर कोरिया जिले के कृषक श्यामलाल कुर्रे ने जीविकोपार्जन हेतु अपने पुत्र विपिन कुर्रे को खेती कार्य में उत्कृष्ट बहुफसली सेल्फ प्रपोल्ड मिनी कंबाइन हार्वेस्टिंग मशीन, जो कि बरनाला के कुशल औद्योगिकी सरदार जगजीत सिंह की सफल रचना है, पानेसर G60 स्ट्रावाकर मशीन दिलवाने कमला मोटर्स दुर्ग पहुंचे और प्रथम पूजनीय आराध्य भगवान गणेश की पूजा अर्चना कर मशीन की खरीदारी की और स्वयं ही नहीं बल्कि पूरे परिवार को गौरवान्वित किया और परिवार के आर्थिक समृद्ध होने के लिए ये मशीन की खरीदारी की। पानेसर G60 ऐसी मिनी कंबाइन हार्वेस्टिंग मशीन है जो कम डीजल खपत पर अविश्वसनीय कटाई कर फसलों से साफ दोनों को अलग एवं छोटे छोटे खेतों पर भी लगभग 180 डिग्री के घुमाव में कार्य करती है और लघु कृषकों को समृद्ध बनाती है और देश की GDP बढ़ाने में मील का पत्थर साबित हो रही है। एशियन न्यूज के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट। मोदी की गारंटी के तहत सहायक शिक्षकों के वेतन विसंगति दूर करने सहित विभिन्न मांगों को पूरा करने दुर्ग में एक दिवसीय धरना दिया और प्रदर्शन किया। छत्तीसगढ़ शिक्षक मोर्चा के बैनर तले शुक्रवार को दुर्ग में प्रदेश के LB संवर्ग के समस्त शिक्षकों का साझा मंच करते हुए अपने विभिन्न मांगों को लेकर प्रदेश सरकार से मोदी गारंटी की गुहार लगाई। छत्तीसगढ़ शिक्षक संघर्ष मोर्चा जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हम सब। इस दौरान बड़ी संख्या में उपस्थित जिले भर से पहुंचे शिक्षकों ने हल्ला बोल प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की। इस दौरान संघ के पदाधिकारियों ने प्रतिक्रिया दी। मांग है कि हमारी जो प्रथम नियुक्ति तिथि है उससे हमारी सेवा की गणना की जाए और उसके तहत हम शिक्षकों को सारे सुविधाएं हमको प्रदान की जाए, क्रमोन्नति दी जाए और जो वेतन विसंगति है उसे दूर किया जाए। जैसा कि सरकार ने अपने घोषणा पत्र में हमसे वादा किया था कि उनकी सरकार आते ही वो मोदी जी की गारंटी लागू होगी हमारे प्रदेश में और शिक्षकों की जो भी परेशानियां हैं वो दूर की जाएंगी। तो हम सरकार से यही मांग कर रहे हैं कि वो अपने घोषणा पत्र में किए हुए वादे को पूरा करें और हम शिक्षकों की मांग पर ध्यान दें। हमारे प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा और हमारे नेताओं के द्वारा और रणनीति बनाई जा रही है इस क्षेत्र में और जैसा हमको गाइडलाइन मिलेगी हम उसके हिसाब से काम करेंगे और हमारी हड़ताल फिर आगे जाएगी। यहाँ पर छत्तीसगढ़ शिक्षक संघर्ष मोर्चा के तहत समस्त शिक्षक द्वारा यह मांग की जा रही है और हमारा दुर्ग जिला शारीरिक शिक्षा संघ इसका समर्थन करता है और पूरे जिले से लगभग सभी मोर्चे के संगठन यहाँ पर शामिल हुए हैं। जो मोदी की गारंटी है के तहत जो यहाँ पर छत्तीसगढ़ शासन ने अपना वादा किए थे उस वादे को निभाने के लिए यहाँ पर मोर्चा के बैनर में आज जिला मुख्यालय में एक दिवसीय धरना का कार्यक्रम आयोजित है जो छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से विगत चुनाव के समय मोदी की गारंटी लागू करने की बात की गई थी, जिसमें वेतन विसंगति से लेकर क्रमोन्नत वेतनमान, विलंबित महंगाई भत्ता के भुगतान, समय पर भुगतान की बात कही थी। लेकिन आज एक साल बीतने के बाद भी इस पर सरकार अमल नहीं कर रही है। इसी को ध्यान आकर्षित करने के लिए आज एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। आगामी रूपरेखा के तहत 1 नवंबर को जिस दिन छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ था उस दिन पूरे मोर्चा के द्वारा दीप जला करके सरकार को जगाने की प्रयास करेगी और उसके बाद 12 नवंबर से 26 नवंबर तक सभी जनप्रतिनिधियों को विधायक एवं सांसदों के माध्यम से ज्ञापन के माध्यम से उन्हें अवगत कराया जाए। एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। अपने ही जमीन के मुआवजे की मांग को लेकर सड़क पर उतरे सैकड़ों जमीन मालिकों ने प्रदेश के मुखिया से गुहार लगाते हुए कहा कि जिस तरह रजिस्ट्री हुई है उसी तर्ज पर मुआवजा भी मिलना चाहिए।
भारतमाला प्रोजेक्ट के अंतर्गत आने वाले जमीनों के स्वामियों के द्वारा मुआवजे की मांग को लेकर सैकड़ों की संख्या में धरना प्रदर्शन कर प्रदेश के मुखिया विष्णुदेव साय से नियमतः मुआवजे दिलाने की मांग की। इस दौरान पंडाल में मौजूद सभी जमीन मालिकों ने जिला प्रशासन की कार्यप्रणाली पर प्रश्न चिन्ह लगाते हुए भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। जिला प्रशासन हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, मुआवजा नहीं तो हम नहीं, मुआवजा नहीं तो हम नहीं। बताना चाहेंगे, धरना प्रदर्शन में मुआवजे की मांग को लेकर बैठे जमीन स्वामियों ने बताया है, जिस तरह हमारी जमीन की रजिस्ट्री स्क्वायर फीट में हुई है तो मुआवजा हेक्टेयर में क्यों ले। साथ ही कहा कि अगर जिला प्रशासन अपनी लापरवाही का खामियाजा हमारे सर मढ़ेगा, हमें मजबूरन आत्महत्या की दिशा में आगे बढ़ना होगा। इस संबंध में सुनिए क्या कुछ कहा पीड़ित जमीन के स्वामियों ने। है कि हमारी ज़मीन का हमें मुआवजा नहीं मिल रहा है। मैं बोरसी में रहने वाला नेकचंद चोपड़ा हूँ और अभी तक हमें मुआवजा नहीं दिया गया है। अब मुआवजे के लिए मैं करीब मार्च में दिया था कलेक्टर महोदय को एप्लीकेशन, जो आज तक के देखे ही नहीं वो लोगों ने। और जब आओ तो बोलते एडीएम से बात करो, एडीएम के पास जाओ तो बोलते एडीएम हम 10 दिन में आ रहे हैं, हफ्ते भर में आ रहे हैं, कभी आए नहीं वो लोग। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग चाहते हैं कि हमारा उचित मुआवजा दिया जाए हमको, और ये हमारे को परमिशन दिया जाए हमारी ज़मीन बेचने की। कर्जा लेके ज़मीन लिए हुए थे, अब वो कर्जा डबल हो गया। तो आगे क्या रहेगा? आगे यही रहा है कि अगर शासन सोया रहेगा इसी तरह जैसे सोया है आज तक के, है ना। अभी तो नया शासन आ गया बीजेपी का, तो इसको सोया है तो सोए रहने दो, हम आत्महत्या कर लेंगे तब इनको समझ में आएगा। मेरा नाम रोहित साहू, मेरी पत्नी श्रीमती सरस्वती साहू के नाम से अनोदा में ज़मीन है, और उसमें से मेरा ज़मीन का कुछ हिस्सा सरकार अधिग्रहण करने के लिए चिन्हांकित किए हुए हैं, और चिन्हांकित ही नहीं किए हैं, आज 75% उसमें रोड बन चुका है। लेकिन मेरा ज़मीन कितना जा रहा है इसकी जानकारी अभी तक मुझे प्रशासन द्वारा नहीं दिया गया है कि आपका इतना स्क्वायर फीट ज़मीन जा रहा है या इतना डिसमिल ज़मीन जा रहा है। सरकार के द्वारा अधिग्रहण का जो कार्य है वो एसडीएम साहब को सौंपा गया है। उसके बाबू के पास गए थे, क्लर्क साहब बोले कि हम आपको जानकारी नहीं दे सकते। मैं बोला सूचना का अधिकार का आवेदन लेके गया था कि मुझे मेरी कितनी ज़मीन निकल रही है, कितना मुआवजा मेरा बना के अवार्ड के लिए भेजे गए हैं उसका जानकारी चाहिए, तो उन्होंने साफ मना कर दिया। उसके बाद एसडीएम साहब से भी हमारी बातचीत हुई, उन्होंने भी इनकार कर दिया जानकारी देने से। तो हमारे साथ यह छल क्यों हो रहा है? हमारी मांग यह है कि हमारी ज़मीन अगर 500 स्क्वायर मीटर से कम है तो पत्रिका में छपे अनुसार सरकार शासन प्रशासन के नियम अनुसार हमें मुआवजा मिलना चाहिए। अगर हमारी ज़मीन 500 वर्ग मीटर से 1 इंच भी ज़्यादा है तो हमें मुआवजा अतिरिक्त नहीं चाहिए। हम 1 रुपये खैरात का सरकार से नहीं चाहते, लेकिन अपना हक लेके रहेंगे। अगर हमारी ज़मीन 500 वर्ग मीटर से 1 फीट भी कम है तो हमें 5 स्क्वायर फीट में मुआवजा शासन के कहे अनुसार मिलनी चाहिए। ये हमारी मांग है, और इस मांग को लेकर हम कई बार कलेक्टर महोदया, मुख्यमंत्री जन दर्शन, एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब सभी के पास जा चुके हैं, और आज तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इसलिए हमें रोड में आके प्रदर्शन करना पड़ रहा है, और हम आज चाहते हैं कि हमें बुलवाया जाए और हमारी मांग को सुना जाए, और हमें जो मुआवजा मिलना है उसके बारे में हमें नकल कापी सहित जानकारी दिया जाए कि हाँ आपका इतना ज़मीन अधिग्रहण किया जा रहा है, को हेक्टेयर में मुआवजा देगा, हम स्क्वायर फीट में मुआवजा नहीं दे सकते। ऐसा कोई कारण हो तो उस कारण को बताएं कि हमारा ज़मीन 500 वर्ग मीटर से कम है, फिर भी हमें अगर हेक्टेयर में मुआवजा दिया जा रहा है तो किस कारण से दिया जा रहा है। शासन से हमारी कोई एक्स्ट्रा कोई मांगे नहीं है। जो सरकार के नियम कायदे कानून है उसी के अंतर्गत अपना मुआवजा मांग रहे हैं, और बहुत दिनों से हम शांति से मांग के थक चुके हैं, इसीलिए आज हमें रोड पे उतरना पड़ा है। लास्ट टाइम जो एसडीएम साहब थे मुकेश रावटे जी, उन्होंने पता नहीं क्या हमसे गलती हुई कि क्या किए हैं उन्होंने कि सबका स्क्वायर फीट का जो मुआवजा था उसको हेक्टेयर में बना दिया है। तो हमारी मांगे वही है कि जो उचित मुआवजा 500 वर्ग मीटर से नीचे का है
स्क्वायर फीट में, वो हमें दिया जाए। कितने लोग प्रभावित होंगे इसमें कम से कम अभी हमारे पास 250 से ऊपर लोग हैं जो किस प्रभावित हुए। मान लो अगर फिर भी अगर समस्या हल नहीं होती तो आगे आप लोगों को क्या करना है? इसके पहले भी हमने जो चेतावनी दी थी ज्ञापन के तौर पे, उसमें हमने साफ तौर पे निश्चित कर दिया है कि जितना हो सके हम साथ दे रहे हैं, मगर अगर प्रशासन इसी तरीके से हमको तंग करता रहेगा तो प्रशासन से तंग आकर हमें आत्मदाह करने के अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं बचेगा। एसीएन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। इसी के साथ ही आप चलेंगे इजाजत। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। नमस्कार।